हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सू चेंगे को डीमन एम्प्रेस ने डोमे ने फंसा लिया होता है। खुश होते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए ना कोई नहीं आने वाला, क्योंकि अब बाहर से कोई भी तुम्हारी प्रेजेंस को ना फील ही नहीं कर सकता। तो अभी हमारा सू चेंगे बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, अब मैं यहाँ पे वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं बाहर नहीं कर सकता था। तभी चिढ़ते हुए डीमन एम्प्रेस बोलती है कि तुम्हारी मौत यहाँ पे पक्की है, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे बेवकूफों की तरह हंस रहे हो। लगता है कि तुम मेरी बातों को ना यहाँ पे सीरियसली नहीं ले रहे। तो अभी जो हमारा सू चेंगे होता है वो 5 मिनट के लिए अपनी रियल कल्टीवेशन को रिस्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर होती है वो 2 रीलम से अप हो गई होती है। अटैक करते हुए सू चेंगे बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में ना बहुत ही कमाल का रीजनरेशन है, देखते हैं कि आखिर रीजनरेशन ना कब तक काम करेगा। फिर जो हमारा सू चेंगे होता है वो लगातार एल्डर बाई को पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। मारते हुए सू चेंगे बोल रहा होता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे पास में ना एक बहुत ही कमाल का रीजनरेशन है और इसी वजह से तुम्हें मारना ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम चाहे कितना ही रिजनरेट क्यों ना कर लो, दर्द तो तुम्हें भी होता ही होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे इतना दर्द देने वाला हूँ कि तुम्हारी जीने की इच्छा ही मर जाएगी और तुम कभी भी ना रिवॉर्न होने की हिम्मत नहीं करोगी। रोते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैंने पहले भी ना बहुत सारे क्रूअल लोग देखे हैं, पर अगर मैं सच कहूँ ना तो डीमन से इतने बुरे नहीं होते जितने बुरे तुम हो। और वैसे भी तुम्हें पता है तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मारा तो इस बॉडी की रियल ओनर भी ना मारी जाएगी। और जहाँ तक मुझे पता है ना इस बॉडी की ओनर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, तुम उसे कभी भी ना अपने हाथों से नहीं मारोगे। सू चेंगे बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो एल्डर बाई मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इनको मारना ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। पर तुम्हें पता है मेरे लिए इनसे भी इम्पोर्टेंट क्या है, वो है मेरे डिसाइपल्स और मेरा पूरा का पूरा सेक्ट। मुझे पता है कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ और बाहर मेरे बच्चों को ना फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही होगी, उनको मेरी जरूरत है, वरना वो सारे के सारे लोग ही मारे जाएंगे। ऐसे तो मैं एल्डर बाई को कभी नहीं मारता, पर उन सभी लोग की जान बचाने के लिए अगर मुझे इनको मारना ही पड़ा ना तो भी कोई बात नहीं, इनको मारने से पहले भी ना मैं एक बार नहीं सोचूंगा। और वैसे मुझे पता है ना कि एल्डर बाई भी यही चाहती हैं, वो कभी भी ना एक जान के बदले में इतने लोगों को मरने नहीं देंगी। मुझे पता है कि अगर एल्डर बाई मेरी बातें सुन रही है तो वो खुशी खुशी सेक्लेट में सेक्रीफाइस दे देंगी। और यहाँ पे रही बात मरने की, तो मरोगे सिर्फ तुम। सू चेंगे सोच रहा होता है कि डीमन एम्प्रेस काफी चालाक है, मुझे पता है ना कि यहाँ पे खुद को मरने तो नहीं देगी, मुझे बस यहाँ पे कैसे भी करके ना इसको बिलीव दिलाना है कि इसको मारने से पहले ना मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। और फिर मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये एल्डर बाई की बॉडी को छोड़ के फटाफट से भाग जाएगी। और अगर ये नहीं भी भागती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंसान के लिए सबको डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। सू चेंगे बोल रहा होता है कि तुम्हारी इस बुरी हालत को देख के मैं तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं मानता हूँ कि तुम्हें मारने की वजह से एल्डर बाई भी मरेंगी, पर अब मैं उनको मारने के लिए ना मेंटली पूरी तरह तैयार हो चुका हूँ। और तुम्हारे पास में दूसरा ऑप्शन ये है ना कि एल्डर बाई की बॉडी को छोड़ दो, इससे तुम्हारा एल्डर बाई ना दोनों का ही फायदा है। अगर तुम्हारी सोल बची हुई रहेगी तो तुम किसी को भी ना अपना वेसल चुन सकती हो और किसी की बॉडी का यूज करते हुए रीइंकार्नेट हो सकती हो। अगर तुम यहाँ पे एल्डर बाई की बॉडी से जुड़ी रही तो इनके साथ में तुम भी फालतू में मारी जाओगी। तो अभी डीमन एम्प्रेस बोलती है 1 सेकंड रुको, मुझे मत मारो, मैं यहाँ पे तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। साथ ही डीमन एम्प्रेस सोच रही होती है कि मुझे लगा था ये बंदा अपने घुटनों पे आ जाएगा और पक्का से मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा कि प्लीज मेरे को मार दो लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो, पर ये बात तो बिल्कुल ही उसका उल्टा निकला। जितनी जोर से मैं गला दबा रहा है ना, ये मुझे मारने से पहले एक बार हेजिटेट नहीं करेगा। सच में मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही गलत इंसान की बॉडी के अंदर आ चुकी हूँ, इसके तो आसपास के लोग ना सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। सू चेंगे बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे डैड के हायर किया हुआ नौकर हूँ जो कि तुम्हारे कहने पे रुक जाऊंगा? देखो तुमने यहाँ पे कुछ भी कह सुनने के लिए काफी देर कर दी है और अब मैं तुम्हें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, सीधा मौत दे रहा हूँ। तो जो डीमन एम्प्रेस होती है वो एल्डर बाई की बॉडी से निकलने लगती है। डीमन एम्प्रेस सोच रही होती है कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं, अगर मैं इस बॉडी में रही तो ये बंदा मुझे पक्का से मार डालेगा। अभी मेरे पास में काफी ज्यादा अच्छा मौका है, फटाफट से यहाँ से निकल लेती हूँ। तो अभी जब हमारा सू चेंगे होता है वो डीमन एम्प्रेस को भागते हुए देख लेता है। सू चेंगे सोच रहा होता है फाइनली ये मछली में जाल में फंसी गई। फिर जो हमारा सू चेंगे होता है वो सोल एक्सट्रैक्शन का यूज करते हुए डीमन एम्प्रेस की सोल को पकड़ लेता है। सू चेंगे सोच रहा होता है कि मैं इसे भाग नहीं दे सकता, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है ना कि बाहर जाने के बाद में ये किसकी बॉडी को कैप्चर कर ले। अगर इसने गलती से भी वांकिंग की बॉडी को कैप्चर कर लिया होता तब मेरे यहाँ पे काफी दिक्कत हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी जो वांकिंग है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और ऊपर से वो इस कहानी की ना मेन हीरो है, मैं उसे खत्म भी नहीं कर पाता। डीमन एम्प्रेस की सोल की बाहर आने की वजह से एल्डर बाई बेहोश हो गई होती है। फिर जो हमारा सू चेंगे होता है वो सोल सप्रेशन का यूज करते हुए डीमन एम्प्रेस की सोल को कैद कर देता है और हमारी एल्डर बाई को सोल पे खिला देता है।
सू चंगे सोच रहा होता है कि अभी एल्डर बाई को बहुत ही कमाल की हीलिंग की जरूरत है। और अगर बात हीलिंग पावर की हो रही है तो डीमन एम्प्रेस के पास में ना बहुत ही कमाल की हीलिंग पावर थी। अगर मैं उसकी सोल पिल बना के एल्डर बाई को खिला देता हूँ तो मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि काफी जल्दी हील कर जाएंगी। पिल खाते जो हमारी एल्डर बाई होती है वो रिकवर करना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर के अंदर वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। वहीं बाहर जो वांकिंग होती है वो डीमन तियान्योंग और इफेन से फाइट कर रही होती है। तियान्योंग सोच रहा होता है कि मानना पड़ेगा इस बच्ची को, सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इतनी कम एज होने के बावजूद भी ये मुझसे इफेन से लगातार फाइट की जा रही है। और कमाल की बात तो ये है ना कि इसे हम लोगों से फाइट करने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आ रही। सच में इस सेट के अंदर कोई बंदा नॉर्मल नहीं है, चाहे वो सू चेंगे हो, हमारे डीमन एम्प्रेस की बॉडी हो या फिर ये लड़की, सभी लोग काफी ज्यादा कमाल के हैं। वांग किंग बोल रही होती है कि जब तक मेरे मास्टर बाहर नहीं आ रहे ना अपनी खैर मना लो, क्योंकि जिस पल मेरे मास्टर बाहर आ गए वो तुम्हें दो हिस्सों में बांट देंगे। वो इतने पावरफुल है ना कि उनके सामने तुम फाइट बैक भी नहीं कर सकते। सच कहूं तो तुम उनके लिए एक अपोनेंट नहीं एक कीड़े की तरह हो जिसे वो जब चाहे ना तब मसल सकते हैं। साथ ही डोमेन को देखते हुए वांग किंग सोच रही होती है, मास्टर आप ठीक तो हो ना? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप पक्का से ठीक ही होगे। वहीं अंदर हमारी एल्डर बाई को होश आ गया होता है। अपने फटे हुए कपड़ों को देख के एल्डर बाई काफी शर्माना स्टार्ट कर देती है। एल्डर बाई बोल रही होती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कब और सू चेंगे आखिर तुम यहाँ पे कब आए? सू चेंगे बोल रहा होता है, एल्डर बाई मुझे गलत मत समझना, देखो तुम्हारे कपड़े यहाँ पे इसी वजह से फटे हैं ना क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर डीमन एम्प्रेस आ गई थी और अभी यहाँ पे एक बहुत लंबी फाइट के बाद में ना वो हारी है। मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तभी शर्माते हुए एल्डर बाई बोलती है, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मुझे लगा था कि तुम अभी तक ना बहुत कुछ कर चुके होगे। और तुम्हें बताओ तुम्हारे सामने इतनी कमाल की ब्यूटी है जिसकी जल्दी ही ना तुम्हें शादी भी होने वाली है, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कमाल की ब्यूटी नहीं हूँ या फिर ऐसी बात है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही पसंद ही नहीं हूँ? सू चेंगे बोल रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पे अच्छाई दिखा रहा था, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ना कि तुम्हें मुझसे अच्छाई की बिल्कुल भी उम्मीद होगी। एल्डर बाई बोल रही होती है कि ये एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है और हमारे आसपास में डोमेन भी बना हुआ है। तुमने क्या डीमन एम्प्रेस की बातें सुनी थी? इसके रहते हुए ना कोई बाहर से मैं नहीं देख सकता। क्या तुम्हें लगता है कि इससे बेहतर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? सू चेंगे बोलता है, लेकिन जो बाहर वांग किंग है ना वो फाइट कर रही है और मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ कि उसे फाइट करने में ना काफी दिक्कतें आ रही है। एल्डर बाई बोल रही होती है कि वांग किंग ना बहुत ही काबिल डिसाइपल है, मैं गारंटी कर सकती हूँ ना कि अभी वो कुछ देर और बाकी सभी लोग को संभाल लेगी। तुम्हें यहाँ पे फाइट पे फोकस करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस करो। आगे हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है। वहीं बाहर जो हमारी वांग किंग होती है उसे फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही होती है। वांग किंग सोच रही होती है चाहे कितनी दिक्कतें क्यों ना आए मैं यहाँ पे हार नहीं सकती। मुझे पता है जो मेरे मास्टर है ना वो अंदर एक बहुत मुश्किल फाइट लड़ रहे हैं और वो ये सब कुछ ना हम सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर मेरे मास्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आखिर मैं कैसे हार मान सकती हूँ? वही हम देखते जो अंदर सू चेंगे होता है वो एक अलग ही मेहनत कर रहा होता है। वांग किंग बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे हार के अपने मास्टर का नाम खराब नहीं करूंगी, अब भले इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर वांग किंग और सू चेंगे एक साथ में बोलते हैं, हम अपनी पूरी पावर दिखा देंगे। आज तुम लोग को पता चला कि आखिर हमारे पास में कितना स्टेमिना है। आगे हमारी एल्डर बाई सू चेंगे से पूछती है कि मुझे एक चीज ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, आखिर तुमने उस डीमन एम्प्रेस की सोल को सप्रेस करके मेरी बॉडी में क्यों डाल दिया? डीमन एम्प्रेस की सोल का मेरी बॉडी में होने से आखिर मुझे क्या ही फायदा हो जाएगा? शॉक होते हुए सू चेंगे बोल रहा होता है, क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि डीमन एम्प्रेस की सोल को मैं तुम्हारी बॉडी में क्यों डाला है? मुझे लगा था कि तुम्हें इस चीज के बारे में ना पहले पता चल गया होगा। देखो मैंने यहाँ पे डीमन एम्प्रेस की सोल को तुम्हारी बॉडी में दो रीजन से डाला है। सबसे पहले तो ये कि तुम्हारी जो बॉडी थी ना वो काफी तक घायल हो गई थी और बिना डीमन एम्प्रेस की हीलिंग के ना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इसी वजह से तुम्हें हील करने के लिए मैंने इसकी सोल तुम्हारी बॉडी में डाल दिया। और दूसरा ये है कि डीमन एम्प्रेस ना काफी ज्यादा पावरफुल है। डीमन एम्प्रेस की सोल का तुम्हारी बॉडी से मिलना ना कोई बेकार बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें पता है डीमन एम्प्रेस के लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा कल्टीवेट करना पड़ेगा और तुम्हें वहां तक पहुंचने में कम से कम 50 साल लग सकते हैं। लेकिन इस डीमन एम्प्रेस की सोल की वजह से एक झटके में तुम इसके बराबर पावरफुल बन गई। मैंने डीमन एम्प्रेस की सोल को ना बहुत ही समझदारी से सील किया है। तुम ऐसा कह सकती हो कि मैंने उसकी सोल के अंदर उसी कॉन्शियस को सील कर दिया है, लेकिन जो उसकी पावर्स थी उनको मैंने बिल्कुल भी सील नहीं किया। इसी वजह तुम जब भी चाहो सील को ब्रेक करते हुए पावर्स का यूज कर सकती हो और कभी भी वो डीमन एम्प्रेस तुम्हारे माइंड पे कब्जा नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे करके तुम उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को अपना बना लेना, इससे तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो 100 गुना स्पीड से बढ़ेगी। देखो अभी तुम्हारे पास में डीमन एम्प्रेस की ना कंप्लीट पावर्स नहीं आई है। अगर डीमन एम्प्रेस अपनी कंप्लीट पावर को यूज कर रही होती तो उससे फाइट करने में ना मुझे भी बहुत दिक्कतें आती। तुम्हारी बॉडी के वीक होने की वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा हो गया, लेकिन अब जबकि डीमन एम्प्रेस की पावर तुम्हारी बन चुकी है तो तुम अच्छे से कल्टीवेट करो और डीमन एम्प्रेस की सारी पावर्स को ना अपना बना लो। अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि तुम जब चाहे एल्डर बाई बन सकती हो
और तुम्हारी जब मर्जी करे तुम डीमन स्पिरिट एम्प्रेस ही बन सकती हो। डीमन स्पिरिट एम्प्रेस ये एक ऐसा नाम था जिससे कि 9 हेवन से भी डरता था। अब ये पावर ना तुम्हारे पास में, तो तुम खुद सोच सकते हो कि तुम कितना आगे जाने वाली हो। एल्डर बाई बोल रही होती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सभी के सामने डीमन एम्प्रेस बनने का दिखावा करूं और फिर मैं डीमन रीलम के अंदर जाके पूरे के पूरे रीलम को अपने कंट्रोल में ले लूं, जिससे कि हमारे पास से पावरफुल डीमंस की ना एक बहुत लंबी चौड़ी आर्मी आ जाएगी और फ्यूचर में पूरी डीमन फोर्सेस को तुम अपने लिए यूज कर पाओगे। इस तरीके से हमारे सेट की पावर 1000 गुना बढ़ जाएगी। सोचेंगे बोल रहा होता है मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही समझदार हो, मुझे यहाँ पे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ना जरूरत ही नहीं है। देखो अब तुम्हें मेरे साथ में कोऑपरेट करना है और ऐसा दिखाना है ना कि तुम अभी भी डीमन एम्प्रेस हो। जब तुम डोमेन को ओपन करोगी तो हम फाइट करने की एक्टिंग करेंगे, जिससे कि बाहर सभी लोगों को लगे कि हमें से कोई भी नहीं जीत पाया और फिर ईफेन और बाकी सभी लोगों को लेके तुम्हें चली जाना। अब तुम्हें सच में काफी दूर और एक बहुत ही लंबी जर्नी पे जाना है। एल्डर बाई बोल रही होती है हाँ, जाने से पहले मेरे पास से भी काफी टाइम बाकी है और मुझे पता है ना कि आखिर वो टाइम कैसे स्पेंड करके जाना है। बाहर हम देखते डोमेन होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। डीमन तियानयोंग बोल रहा होता है देखो हमारी एम्प्रेस जीत गई। नॉर्मली वो डोमेन को तभी तोड़ती है जब उनका ओपोनेंट हार जाता है। मैंने कहा था ना भले कोई सू चेंग या कोई भी हो, कोई भी उनके सामने नहीं जीत सकता। ई फेंग बोल रहा होता है कि पहले इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि हम देख लेते हैं कि कौन बाहर आ रहा है, हम नहीं कहते कि कौन जीतेगा। उस कमीने सू चेंग को ना हम बिल्कुल भी हल्के में ले सकते, क्योंकि ये गलती पहले कई बार ना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वांग किंग बोल रही होती है मुझे भरोसा है मास्टर आप ही बाहर आओगे। तभी जो हमारे एल्डर बाई और सू चेंगे होते हैं दोनों के दोनों ही बाहर आते हैं। शॉक होते हुए ई फेंग सोच रहा होता है कि मुझे अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा, आखिर जो ये सू चेंगे है ये डीमन एम्प्रेस की बराबरी कैसे कर सकता है। ये वही डीमन एम्प्रेस ना जिसके एक अटैक के अंदर मैं काफी ज्यादा घायल हो गया था और वही ये सू चेंगे इनके डोमेन में जाके इनसे फाइट करके वापस आ गया। अगर यहाँ पे इस कमीने को डीमन एम्प्रेस भी नहीं मार सकते तो इसको मरवाने के लिए मैं किसको लेके आऊं। तभी जो हमारा सू चेंगे होता है वो एल्डर बाई पे अटैक करते हुए उन्हें पीछे फेंक देता है। एक्टिंग करते हुए एल्डर बाई बोल रही होती है कि मेरी डिमोनिक पावर फुली रिकवर नहीं हुई है, अभी जो ये बॉडी है ना ये काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से मैं अपनी बहुत ही कम पावर्स को यूज कर पा रही हूँ। सो चाहेंगे आज के इस फाइट को हम ड्रॉ मानते हैं, जल्दी ही वापस लौटूंगी और हम फिर से कम्पीट करेंगे। उस दिन देखेंगे कि आखिर कौन जीतता है। सोचेंगे बोल रहा होता है ठीक है, ड्रॉ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को यहाँ पे इस फाइट के चक्कर में मरने की ना कोई जरूरत नहीं है। वांग किंग सोच रही होती है मेरे मास्टर कभी भी ना फाइट से पीछे नहीं हटते, अगर ये यहाँ पे पीछे हट रहे हैं तो इनको पक्का से फाइट में काफी दिक्कतें आई होंगी। वांग किंग बोलती है मास्टर आप ठीक तो हो ना। सोचेंगे बोल रहा होता टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एल्डर बाई बोल रही होती है कि तुम तो बच जाओगे पर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तुम्हें पता है इनके चेहरों पे लिखा हुआ है ना कि ये बहुत ही मासूम से बच्चे हैं, इनको यहाँ पे मारने में ना मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगेगा, इसी वजह से इन लोगों को यहाँ बचाने का मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। सोचेंगे बोल रहा होता है कि मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, मुझे पता है कि मेरे ये बच्चे तुम्हारे किसी भी काम के नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पे इनके साथ में करना क्या चाहती हो। एल्डर बाई बोल रही होती है कि अब जल्दी ही ना मैं वापस लौटने वाली हूँ और मुझे ये पता है ना कि अगर वक्त के साथ में मैं पावरफुल बनूंगी तो तुम भी पक्का से पावरफुल बनोगे, इसी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम अपने सेक्ट में रहो। सच कहूँ मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के चले जाओ। अगर तुम्हें नॉर्थ ईस्ट को नहीं छोड़ा तो यहाँ पे तुम्हारे खड़े सारे के सारे बच्चों को मैं मार डालूंगी। तो अब अपने बच्चों को बचाने का तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, या फिर तो अपने सेट को छोड़ दो या फिर इन सारे बच्चों को मरने दो। गुस्सा करते हुए वांग किंग बोल रही होती है कभी मास्टर ना सेट को छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरे रहते हुए मैं कभी भी इनको जाने नहीं दूंगी। तभी सोचेंगे बोलता है डिसाइपल मेरी बात समझो, यहाँ पे मैं पूरे सेट की बात है, हम सभी को मरने नहीं दे सकते। एल्डर बाई बोल रही होती है लड़की जब तो बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, तुम्हारे पास में यहाँ पे कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। साथ ही एल्डर बाई सोच रही होती हैं कि मुझे पता था वांग किंग को अपना मास्टर ना काफी ज्यादा पसंद है और वो कभी अपने मास्टर से ना अलग नहीं होना चाहेंगे, लेकिन अब जब कोई सोचेंगे ने मुझे खुद ही बोला करने के लिए तब तो मैं ये काम खुशी खुशी करूंगी। सोचेंगे बोल रहा होता है वांग किंग शांत हो जाओ, कौन सा यहाँ पे मुझे मरने के लिए बोल रही है, बस मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेट वापस नहीं आ पाऊंगा, पर देखो ना इसके बदले में सभी की जानें बच जाएंगी। और वैसे भी तुम्हें पता है मैं कुछ टाइम के लिए ना बाहर जाने ही वाला था, मेरा जो क्लैन है वहाँ पे काफी दिक्कतें आ गई हैं और उन लोगों ने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था, इसकी भी यही शर्त है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए सेट वापस नहीं आ सकता, तो फिर मैं यहाँ पे इस टाइम का यूज करते हुए ना अपने क्लैन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है ना कि मेरी एब्सेंस में सभी लोग का ख्याल रखना और अच्छे से कल्टीवेट करके काफी ज्यादा पावरफुल बनना। सोचेंगे सोच रहा होता है कि एक तरफ लिली है जो कि शेल्निंग में ट्रेनिंग कर रही है और मुझे ये भी पता है ना कि अगले 10 सालों के अंदर वो अपने क्लैन की क्वीन बन जाएगी और उसके पास में बहुत ही कमाल की पावर होगी, साथ ही में शानदार आर्मी भी होगी। वही जो मेरी एल्डर बाई है उनके पास में डीमन एम्प्रेस की पावर आ चुकी है
और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि सिर्फ 10 साल के अंदर डीमन एम्प्रेस की सारी पावर हमारी एल्डर बाई की होगी और साथ ही एल्डर बाई के पास में ना डीमन इलम की आर्मी होगी। ऐसे में मैं यहाँ पे पावर तो गेन कर सकता हूँ, लेकिन एक राइटियस सेक्ट लीडर के तौर पे ज्यादा पावरफुल आर्मी क्रिएट नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं भी बाहर जाऊंगा और पावरफुल फोर्स क्रिएट करूंगा ताकि जब ई फैंग से मेरी आखिरी फाइट हो तो मेरे हारने कोई चांसेस ही ना बने। अब इसका ही क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।